तो इसमें नोट कर लीजिए कि फिजिक्स शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, और संस्कृत भाषा में प्रकृति को क्या बोला जाता है, यहाँ पे भौतिकी बोला जाता है। तो इसलिए हम संस्कृत को क्या लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी फिजिक्स को क्या लिखते हैं यहाँ पे, भौतिकी लिखते हैं। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए। तो यहां पर देखेंगे कि जो भौतिकी होती है या फिर जो फिजिक्स होता है, इस फिजिक्स में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब प्रकृति में क्या आ जाता है, तो प्रकृति में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। तो प्रकृति में आ जाता है आपका संपूर्ण ब्रह्मांड, और संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं वो किस में आ जाती हैं, प्रकृति में। ठीक है, तो फिजिक्स में, भौतिकी में हम किसका अध्ययन करेंगे, ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे, और ब्रह्मांड की जो प्रकृति है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो इसी में आ जाती हैं, फिजिक्स में आ जाती हैं, भौतिकी में आ जाती हैं। तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं ये किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, तो ये बनी हुई होती हैं द्रव्य और ऊर्जा। तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी हुई हैं। आई बात समझ में, तो उसमें नोट करते जाइए, उसमें लिखिए फिजिक्स में, भौतिकी में, फिजिक्स में, भौतिकी में प्रकृति और प्राकृतिक, प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, एंटायर यूनिवर्स की सभी वस्तुओं, एंटायर यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट के ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्य और ऊर्जा, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य का मतलब होता है मैटर और ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। तो ऑल थिंग्स ऑफ यूनिवर्स किससे कंसिस्ट होती है, किससे बनी होती है, द्रव्य और ऊर्जा, मैटर और एनर्जी से बनी होती है। नेक्स्ट के भौतिकी में, फिजिक्स में द्रव्य यानी मैटर, कॉमा ऊर्जा यानी एनर्जी, और इनकी अंत क्रियाओं यानी कि इंटरेक्शन, इनकी अंत क्रियाओं यानी इंटरेक्शन कि जो पदार्थ किससे बना है, द्रव्य से, ऊर्जा से, मैटर से, एनर्जी से, तो इनका क्या इंटरेक्शन है, इनका आपस में क्या क्रिया होती है, क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, इनका अध्ययन करते हैं, अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो बात समझ में आ गया। तो फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करेंगे कि जो वस्तुएं बनी हैं वो द्रव्य से, ऊर्जा से मिलकर बनी है, तो इनमें क्या अंतः क्रिया होती है, इनमें क्या इंटरेक्शन होता है, तो उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे लिखिए
कि जो द्रव होता है, द्रव किसको बोलते हैं? द्रव यानी क्या होता है? मैटर। तो द्रव यानी मैटर किसको बोलते हैं यहाँ पे? तो द्रव्य यानी मैटर मतलब क्या होता है कि वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, कि है यानी कि जो स्पेस को एक्वायर करता है, जगह घेरता है, स्थान घेरता है, ठीक है, और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे हम उसको वहां पे सेंस कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। तो जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, जिसको हम ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? द्रव्य बोला जाता है। जैसे आपके चारों ओर हवा है, हवा को आप अनुभव कर सकते हो, पानी है, लकड़ी है, लोहा है, जितने भी ये पदार्थ हैं, ये सभी क्या हैं? द्रव्य है। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यान यानी भार उसको बोलेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलोगे? मास। वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है, मास होता है, और जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, ठीक है, स्पेस एक्वायर करता है, स्थान घेरता है, और जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन, जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन के द्वारा महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हो आप? द्रव्य। तो के आसपास में जितना भी है सब द्रव्य ही है ना? जैसे कि आपके चारों तरफ जल है, वाटर है, लकड़ी है, वुड है, ठीक है, आपके चारों तरफ में आयरन है, लोहा है, वायु है, तो ये सभी किस में आते हैं? द्रव्य में। अग्नि है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना शरीर किससे मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है ना? तो वो ये 5 द्रव्य यहाँ पे आपके पास में वही होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट किए तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे ना आपके लिए, द्रव्य के क्या हो जाएंगे? ये एग्जाम्पल। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे ऊर्जा। ऊर्जा यानी क्या होती है? सबको पता है, एनर्जी बोलते हैं उसको। तो ऊर्जा या एनर्जी का मतलब क्या है कि ये तो ना तो स्थान घेरती है, ना स्थान घेरेगी, और ना ही इसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो ना स्थान घेरेगी ना द्रव्यमान होगा, लेकिन हर एक पदार्थ में क्या होती है? ये ऊर्जा होती है। जो कार्य करने की शक्ति मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? इसी ऊर्जा के द्वारा मिलती है, ठीक है। तो उसमें नोट कर लीजिए, ये ना स्थान घेरती है, ये ना स्थान घेरती है, और न ही इसमें द्रव्यमान होता है, और न ही इसमें द्रव्यमान होता है, लेकिन ऊर्जा के कारण ही, लेकिन ऊर्जा के कारण ही कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा के कारण ही कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो ऊर्जा के कारण ही कार्य करने की क्षमता होती है। तो ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं क्या होती है? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा होती है चुंबकीय ऊर्जा, होती है चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे ऊर्जाएं ये होती हैं। तो हर एक पदार्थ में क्या होती है? हर एक ऊर्जा होती है वहां पे, ठीक है। तो ये ऊर्जा कई प्रकार की यहाँ पे होती है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो द्रव्यमान और ऊर्जा होती है, इसके बारे में किसने बताया था? आइंस्टीन ने। सुने होंगे आइंस्टीन। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, ठीक है, इन्होंने एक नियम दिया था जिसको बोलते हैं द्रव्यमान
ऊर्जा तुल्यता नियम, ठीक है, यानी कि मास एनर्जी इक्विवेलेंट लॉ, ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंट लॉ यहां पे दिया था। तो इन्होंने बताया था कि इनको पता है कि भाई हर एक वस्तु में क्या होती है, यहाँ पे ऊर्जा होती है और उसमें क्या होता है, वहां पे द्रव्यमान होता है। तो इन्हें बताया कि किसी भी वस्तु में जो ऊर्जा है, ठीक, ये ऊर्जा को इसे दर्शा रहे हैं, और उस वस्तु का जो द्रव्यमान है इसमें क्या संबंध है, तो उन्होंने दिया E इज इक्वल टू mc², ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण या नियम उनका कहलाता है। तो यहाँ पे E जो है ये क्या है, यहाँ पे ऊर्जा है, उस पदार्थ में संचित ऊर्जा है ये। M क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है यानी कि उसका मास है। और C जो होता है ये प्रकाश का वेग है यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और प्रकाश का वेग कितना होता है सबको पता है, ठीक। तो ये द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण या नियम कहलाता है। तो किसने दिया था, ये आइंस्टाइन ने, ठीक है। तो उसमें इसको नोट कर लीजिए, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है। ठीक है, उसमें लिख लीजिए एक लाइन, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार इस समीकरण के द्वारा द्रव्य को ऊर्जा में यानी मैटर को एनर्जी में, द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में, एनर्जी को मैटर में परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। तो जो भौतिकी है, भौतिकी को क्या बोलते हैं, भौतिकी को क्या बोलते हैं कि जो भौतिकी है, भौतिकी एक मूलभूत विज्ञान यानी कि बेसिस ऑफ ऑल साइंस है, ठीक है। तो फिजिक्स को क्या बोला जाता है, भौतिकी को क्या बोला जाता है कि भौतिकी, फिजिक्स क्या है, एक मूलभूत विज्ञान है यानी कि ये बेसिस ऑफ ऑल साइंस है, सभी प्रकार की साइंस का ये बेस है, उसका ये आधार है। आई बात समझ में, उसके नीचे लिखिए इसको, तो जो भी साइंस की शाखा है, जो भी साइंस की ब्रांच है, चाहे वो बायोलॉजी में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, ठीक है, चाहे वो नाभिकी में हो, वो सभी भौतिकी से, फिजिक्स से ही होकर गुजरती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे कि जो हमारी यहाँ पे भौतिक उपलब्धियां हैं, कि हमने क्या क्या भौतिक उपलब्धियां पाई हैं और उसमें कौन से वैज्ञानिक नियम का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखेंगे।
ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रौद्योगिक उपलब्धि है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि प्रौद्योगिक उपलब्धि है यहाँ पे, ये सबको विजिबल हो रहा है, क्लियर। तो प्रौद्योगिक उपलब्धि में और साइड में क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिक नियम। तो इसको आप लोग नोट करिए, प्रौद्योगिक उपलब्धि यानी कि टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट और वैज्ञानिक नियम, साइंटिफिक लॉ, ठीक है, इनमें से सबसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं उनको तो काफी कुछ आप लोग पढ़े हुए रहते ही ऑलरेडी इसमें से। तो जैसे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सबको पता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक। दूसरा देखिए, जो कंप्यूटर होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का तार्किक जो तर्क होता है, गणना होती है, ठीक है, उस पे ये काम करता है। कि जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में क्या करते हैं हम, यहाँ पे डिजिटल सर्किट है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जितने ये गेट्स वगैरह होते हैं उसका यूज करते हैं। तो इन गेट के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कर सकते हैं वहां पे। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है वो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और अंक है ये, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या कर रहे हो, अंक का कर रहे हो, और उसके द्वारा क्या कर सकते हैं वहां पे, तर्क कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का आंकिक तर्क व गणना कहलाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का तार्किक अंक या तर्क या गणना पे कौन सा उपकरण काम करता है, कंप्यूटर काम करता है, जनरेटर काम करता है, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उस पर कौन काम करेगा, यहाँ पे कंप्यूटर। जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग है ये हमारा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है, ठीक है। तो आनुवांशिकी इंजीनियरिंग किस सिद्धांत पे काम करता है कि आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे आनुवांशिकी किस पे निर्भर करती है, डीएनए में। डीएनए पे ही बिहार का इलेक्शन हार गई थी मोदी सरकार, है ना, याद है, डीएनए के बारे में कुछ बोल दिए थे। दूसरा यहाँ पे देखिए वायुयान, वायुयान किस पे काम करता है, तरल गतिकी, बार्नौली का प्रमेय होता है ना, तो उस पे ये वायुयान जो होता है वो यहाँ पे काम करता है। आई बात समझ में। उसके बाद में वायुयान हो गया, लिख लिए, लिखते जा रहे हो ना, फटाफट लिखते जाना। देखो फिजिक्स बहुत पढ़ना पड़ेगा ना, बहुत सारा है, आपको स्पीड थोड़ा बढ़ा के चलना पड़ेगा। तो मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाओ। कहां तक हो गया है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग, तो आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है, ठीक है। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग की जो हमारी उपलब्धि है वो किस पे आधारित है कि आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। वायुयान आपको पूछेगा कि वायुयान किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको बताना पड़ेगा तरल गतिकी, बर्नौली का जो प्रमेय होता है उस पर ये कार्य करता है, ठीक। हो गया। इसके बाद में यहाँ पे देखिए वायुयान के बाद इसके बाद में वायुयान के बाद में यहाँ पे है ये कर्ण त्वरण। कर्ण त्वरण आप लोग पढ़े होंगे, लॉरेंस लॉ, ठीक है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज गति करता है, तो उस पर क्या होता है, एक बल कार्य करता है। तो कर्ण त्वरण यानी कि पॉजिटिव चार्ज यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो कर्ण त्वरण जो है ये प्रौद्योगिक उपलब्धि है। और ये हम किस सिद्धांत पे काम करता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति, जिसको कि हम लॉरेंज बल उसको बोलते हैं, ठीक है। रेडियो टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन आपके यहाँ पे आप रेडियो सुनते हो, टेलीविजन, आज तो मोबाइल भी आप देख रहे हो। तो इन सब में जो सिग्नल आते हैं ये किसके द्वारा होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बात समझ में आ रही है, जिनकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है, लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। तो रेडियो टेलीविजन जो होते हैं, ठीक है, मोबाइल भी आपका उसमें आ जाएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक। नाभिक के रिएक्टर आप लोग पढ़ते हो, नाभिक के रिएक्टर में क्या करते हैं, परमाणु पदार्थ के ऊपर में यूरेनियम के ऊपर में न्यूट्रॉन की बम्बारिंग कराते हैं,
जिससे उसका नाभिक क्या होता है, विखंडित हो जाता है। तो नाभिक के रिएक्टर में जो हम न्यूट्रॉन यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, स्लो न्यूट्रॉन, जिनको थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो वही लिखा है कि मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा यूरेनियम का विखंडन किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन किया जाता है। ठीक। रॉकेट नौदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है ना। किससे संबंधित है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम से। तो पूछेगा कि रॉकेट नौदन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम पे काम करता है। तो इसको तो आपको एकदम याद रखना है। ठीक। जल विद्युत शक्ति, तो जल विद्युत शक्ति में आप लोग इलेक्ट्रिकल जब पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, टरबाइन में जो वाटर होता है, जल होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन फिजिक्स में बोलता है कि गुरुत्व ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यहां पे जो ऊर्जा है, ऊर्जा किस प्रकार की यहां पे है, तो यदि आप देखें कि जब हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं ना, वाटर डैम बनाते हो, और डैम बना के वाटर को क्या करते हो आप यहाँ पे स्टोर करते हो। ठीक। तो वाटर यदि यहाँ पे स्टोर हो रहा है तो इसमें कौन सी एनर्जी है, तो इसमें कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको क्या बोलते हो आप, यहाँ पे mgh बोलते हो उसको। तो इसमें क्या है, g है, g यानी क्या होता है, गुरुत्व, है ना, गुरुत्व त्वरण होता है। तो यहाँ पे इस गुरुत्व के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, पोटेंशियल एनर्जी संचित होती है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है फिजिक्स में कि जो जल विद्युत शक्ति होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, जल विद्युत शक्ति होती है, ठीक है, वो किस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है, गुरुत्व ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो याद रखिए, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, नॉन टेक दे रहे हो तो गुरुत्व ऊर्जा याद रखिए, और टेक्निकल दे रहे हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा को याद रखिए। आई बात समझ में? तो नोट कर चुके हो उसको सब? इतना ही है। ठीक, इसको नोट कर लिए, पीछे हो गया कुशवा। अब इसमें यहां पे देखिए कि जो भौतिक शास्त्री हैं, ठीक है, और किस देश के हैं, उन्होंने क्या खोज की है, क्या कार्य किए हैं। ठीक है। तो ये भी एक लिस्ट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि न्यूटन जो है, न्यूटन कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के, और उन्होंने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, किस सिद्धांत का खोज किया है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोग पढ़े होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट गति का नियम आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत है, परावर्तक दूरदर्शी है, ठीक है, कैलकुलस है, और जो द्विपद प्रमेय है, उन सब की खोज भी इन्होंने ही यहाँ पे की है, या उसमें इन्होंने कुछ कार्य किया है, उसमें कुछ भूमिका अपनी निभाई है। आई बात समझ में? फटाफट नोट करते जाओ, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, आपको जैसे भी सुविधा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लगोगे बाद में लिखना पड़ेगा, है ना, घर में जाके, और घर में जाके आलस हो जाता है, आज का काम कल पे टल जाता है फिर। कल कर लेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे। पीडीएफ का वही है ना, रोना वही रहता है मेन, लिखता नहीं है ना फिर कोई, पीडीएफ तो मिल जाएगा लेकिन कोई लिखेगा नहीं उसको। यहाँ पे खड़े होकर लिखवाने का तात्पर्य यही है कि आपको एक बार सुनोगे, एक बार लिखोगे, तो 2 बार आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा वो कि न्यूटन का जो नियम है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण पढ़े हो सब, आगे पढ़ेंगे अपन चल के। तो ये किसका नियम है, न्यूटन का। गति का नियम तो सबको पता ही है, न्यूटन का नियम है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है उसके। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ठीक है, और परावर्तक दूरदर्शी, और कैलकुलस तथा द्विपद प्रमेय। उसके बाद में फैराडे जी को देखिए, क्या बोलते हैं, कहाँ रहते थे ये, इंग्लैंड में। कहाँ रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे। ठीक है। तो इंग्लैंड में रहते थे और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दे दिया, उसी के बेसिस पे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हो आप, है ना। नहीं, वो नहीं होते तो फिर इलेक्ट्रिकल का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया, विद्युत अपघटन का नियम दिया, और डायनामो का भी आविष्कार किया। तो आपको पूछेगा
कि भाई डायनामो का आविष्कार किसने किया था, डायनामो की खोज किसने की थी, तो आपको बताना पड़ेगा फैराडे जी ने की थी भैया। ठीक। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जॉन डॉल्टन जो हैं, कहाँ के रहने वाले थे, ये भी इंग्लैंड के, सभी इंग्लैंड के चल रहे हैं अभी लाइन से, है ना, एक साथ लिखे गए हैं जिससे आपको याद रखने में आसान हो किस देश के थे। तो जॉन डॉल्टन ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रॉबर्ट वॉटसन ने किसका आविष्कार किया था, रडार। रडार होता है, देखे होगे, सिग्नल्स को पकड़ता है, पिक्चरों में देखे होगे, दुश्मन देश के सिग्नल को पकड़ेगा तो कौन पकड़ता है वहां पे, रडार। जैसे अभी कहां पे युद्ध हो रहा है, सोवियत, ठीक है, रशिया में, और किसमें युद्ध हो रहा है यहाँ पे, कहां पे युद्ध हो रहा है, यूक्रेन, भूल गए। तो यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हो रहा है वहां पे रडार एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा होगा, ठीक है। तो ये रडार का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट वॉटसन ने। ये तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब क्वेश्चन, बहुत बार आते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक। ये तो आपके जीभ में रहना चाहिए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताओ, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर ली, लेकिन आवेश का निर्धारण नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, लेकिन आवेश का निर्धारण उस पर नहीं किया। तो आवेश का निर्धारण उस पर किसने किया था, मिलिकन ने। कहाँ के थे वो, अमेरिका के, ठीक है। तो मिलिकन ने आवेश का निर्धारण किया। तो ये से क्वेश्चन बहुत बार आएंगे आपको, ठीक है। ऐसे पूछ देगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश का निर्धारण किसे किया, जे थॉमसन याद आएगा सिर्फ, ठीक है। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, लेकिन आवेश का निर्धारण नहीं किया। आवेश का निर्धारण किसने किया, मिलिकन। तो याद रखिए आवेश का निर्धारण मिलिकन ने किया था। ऊपर का हो गया, ठीक। इसके बाद में देखिए गोल्ड स्टेन, प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, लेकिन उसका नाम नहीं रख पाए। खोज लिया था प्रोटॉन कोई कण है, ठीक है। तो गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज तो कर ली, लेकिन उसका वो नाम नहीं रख पाए। तो उसका नाम फिर किसने रखा, रदरफोर्ड ने। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत इसमें मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए गैलीलियो कहाँ के हैं, इटली के हैं। और इन्होंने किसकी खोज की थी, जड़त्व का नियम, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व यानी क्या होता है, इनर्शिया। और गैलीलियो टेलीस्कोप तो आप लोग सुने होंगे, गैलीलियन टेलीस्कोप सुने होगी नहीं। तो गैलीलियो टेलीस्कोप, दूरदर्शी जो है, टेलीस्कोप यानी गैलीलियो दूरदर्शी, उसका भी इन्होंने निर्माण किया था, ठीक। मार्कोनी कौन है, मार्कोनी इटली के हैं। और इन्होंने किसका, बेतार संदेश यानी वायरलेस कम्युनिकेशन। जो आज आप टीवी देखते हो, रेडियो देखते हो, ठीक है, मोबाइल चल रहा है आपके हाथ में, तो इन सब में वायर है क्या, नहीं है। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, बेतार संदेश है, रेडियो है, टेलीग्राफी है। इन सब की खोज किसने की थी, मार्कोनी ने, ठीक है। उसके बाद में देखिए एनिको फर्मी कहाँ के हैं, ये एनिको फर्मी कहाँ के हैं, इटली के हैं। तो इन्होंने क्या बताया, एक तो होता है रेडियो एक्टिविटी जो प्रकृति में हमको मिलती है, जैसे यूरेनियम जो है वो प्रकृति में हमको प्राकृतिक अवस्था में मिलता है, ठीक है। दूसरा कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उनकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे एर्निको ने की थी। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी का निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो एर्निको फर्मी ने किया था। तो आप उसको याद रखिएगा, परमाणु भट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्स किरणें होती हैं, एक्सरे आप लोग का होता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक्सरे। तो जो एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया, रॉन्टजन, ठीक है। तो जो एक्स किरणें हैं इनका आविष्कार किसने किया, रॉन्टजन ने किया।
तो जो एक्स किरणें हैं इनकी रेंज क्या होती है, एक्स किरणों की क्या रेंज होती है, तो 0.01 से 1 नैनोमीटर, स्मॉल एन यानी क्या है, नैनोमीटर। तो ये दिख रहा है सबको कि ब्लैक से लिख दें, तो यहां पे 0.01 से 1 नैनोमीटर, ये एक्स किरणों की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, उस तरंग दैर्ध्य की वेवलेंथ की लंबाई होती है। ठीक है, हो गया इतना, राउंड जन तक हो गया सबका। अब इसके बाद में आगे देखते हैं यहाँ पे आइंस्टीन। आइंस्टीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आइंस्टीन है कहाँ के थे, ये जर्मनी के। तो इन्होंने आपेक्षिकता का जो सिद्धांत होता है उसकी खोज की। ठीक है, विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, और अभी अपन देखे थे, क्या देखे थे, द्रव ऊर्जा तुल्यता समीकरण। तो द्रव ऊर्जा तुल्यता समीकरण की खोज किसने की थी, द्रव और ऊर्जा में संबंध बताया था ना अभी आइंस्टीन ने। ठीक है, इसके अलावा जो फोटोन कण है, फोटोन कण की खोज भी किसने की थी, तो मैक्सवेल के बाद में आगे है यहाँ पे नील बोर। नील बोर कहाँ के थे, डेनमार्क। और इन्होंने क्या बताया, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना, कि हाइड्रोजन परमाणु जो है उसकी संरचना कैसी है, और जो विकिरण का क्वांटम सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, और आर्किमिडीज को तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे। तो कहाँ के थे, यूनान के। तो द्रवों के उत्प्लावन संबंधी नियम है ना, कि जो वस्तुएं पानी में डूबती हैं, क्यों नहीं डूबती हैं, जो उत्प्लावन बल है वहां पे काम करता है। लीवर का सिद्धांत, आईटीआई वाले पढ़े होगे आप लोग, लीवर आप लोग भी 11वीं में पढ़े होगे, लीवर मशीन में पढ़े होगे है ना। तो लीवर भी क्या है, एक मशीन है। तो लीवर का सिद्धांत क्या था, और विशिष्ट गुरुत्व की खोज किसने की थी, तो आर्किमिडीज ने विशिष्ट गुरुत्व की खोज की थी। और कॉपरनिकस को कैसे भूल सकते हो, सौर मंडल की खोज किसने की, कॉपरनिकस ने। सूर्य का जो केंद्रीय सिद्धांत है कि सूर्य केंद्र में है और उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पहले लोग क्या सोचते थे कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, लेकिन कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य केंद्र है और उसके चारों तरफ में ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो उसको सूर्य केंद्रीय सिद्धांत उसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पे जो ऋषि मुनि वगैरह थे उन्होंने बहुत पहले ही पता कर लिया था, लेकिन चूंकि वो कोई थ्योरी वगैरह पेश नहीं किए, वैज्ञानिक नहीं बन पाए वो, है ना, तो उसके लिए रूल है कि जो पहले पेश करेगा। खोज किए मतलब, पहले आपके पास तो पैदा हुए तो मोबाइल है ना, लेकिन पहले लोगों के पास नहीं थी ना ये सब सुविधाएं। पहले तो लोग दिया जला के अंधेरे में रहते थे, उनके पास में इतना ज्ञान नहीं था ना। तो वो तो भैया सूर्य को देख लिए, तारे को देख लिए, तो उनको समझ में नहीं आता था। तो कॉपरनिकस ने बताया कि एक सौर मंडल है जिसमें एक सूर्य है और बहुत सारे ग्रह हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो वो सौर मंडल की खोज करके लोगों को बताया, उसको समझाया। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि खोज की, गुमा नहीं था वो तो, लेकिन लोगों को पता नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए कि जो पाउली है यहाँ पे, कहाँ के थे ये, ऑस्ट्रिया के। पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो पाउली का जो अपवर्जन का सिद्धांत है, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत है। ठीक है, और युकावा, युकावा नाम से पता चलता है कहाँ के थे, जापान के। मेहसान कण की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद में सब भारत के हैं, तो भारत का इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो
के एम कृष्णन हैं। रमन प्रभाव की खोज किसने दी थी? डॉक्टर सीवी रमन ने। तो उस कार्य में उनके ये सहयोगी थे। ठीक है, तो एम कृष्णन जो हैं रमन प्रभाव की खोज में डॉक्टर सीवी रमन के क्या थे? ये सहयोगी थे। जीवी नार्लिकर, आपको नाम से पता चल जाएगा भारत के हैं। जीवी नार्लिकर महाराष्ट्रियन होंगे, है ना, महाराष्ट्र में ज्यादा कर लगता है। तो नार्लिकर जो है महाराष्ट्र के थे। तो इन्होंने सापेक्षता के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो सापेक्षता का नया सिद्धांत इन्होंने बताया था। ठीक, दूसरे जो है यहाँ पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने तारों की जीवन गाथा, तारों की जीवन गाथा और प्लाविक भौतिकी के सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये भारत के हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसी पूछेगा तारों की जीवन गाथा, है ना, किसका सिद्धांत है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का है। सीवी रमन का तो लगभग सबको पता ही है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए राजा रमन्ना, भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो सबसे पहला जब भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। कब हुआ था परमाणु परीक्षण भारत में? 84 में हुआ था शायद, 84 में, है ना। तो उस समय इनका प्रथम महत्वपूर्ण योगदान था। और एन बोस, तो इन्होंने किसकी? बोसान कण, बोस से ही बोसान कण हो गया है। ठीक है, तो बोसान कण की इन्होंने खोज की थी। ठीक, इसके बाद में देखिए होमी जहांगीर बाबा, ब्रह्मांड किरणों की बौछार। ठीक है, याद रखिएगा होमी जहांगीर बाबा, ब्रह्मांड किरणों की बौछार। मेघनाथ साह, तापीय आयनीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो मेघनाथ साह का क्या था? तापीय आयनीकरण का सिद्धांत। और सीवी रमन का क्या है सबको बताइए? रमन प्रभाव की खोज, प्रकाश के विकिरणन, प्रकाश के विकिरणन की खोज इन्होंने की थी। विकिरणन आप लोग पढ़ोगे आगे बाद में जब लाइट पढ़ेंगे। तो ये सब यहाँ पे आपके, एक और बच्चा होगा यहाँ पे जेसी बोस। तो पौधों में चेतना की खोज, पौधों में भी चेतना है, सेंस है, उसकी खोज किसने की थी? जेसी बोस ने। और एक यंत्र बनाया जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्कोग्राफ। तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार इन्होंने किया। क्रिस्कोग्राफ जो होता है ये क्या करता है? पौधों में वृद्धि, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के हैं और भारत में अभी बहुत ध्यान दिया जा रहा है ना। तो क्रिस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया जो कि पौधों में वृद्धि को मापता है कि पौधों में कितनी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से ये कुछ वैज्ञानिक उनके आविष्कार थे, उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी मापन। हो गया? तो इसको अब चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना।
तो अब इसमें हेडिंग डालिए मापन। तो मापन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी मापना। तो मापने के लिए क्या होती है? राशि। राशि यानी क्या होता है? क्वांटिटी। तो राशि या क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो जिसको हम माप सकते हैं, जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम जनसंख्या है, इस जनसंख्या को माप सकते हैं। ठीक है। तो जनसंख्या क्या हो गई हमारे लिए? राशि हो गई। आपकी जो उम्र है, आपकी उम्र को आप संख्या में व्यक्त कर सकते हो, आपकी आयु को। ठीक है। जो वस्तु का भार है, वस्तु के भार को हम व्यक्त कर सकते हैं संख्या में। ठीक है। तो जिसको हम माप सकते हैं या जिसको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं। तो भौतिक राशि किसको बोलते हैं? तो जो राशि भौतिक के नियम को प्रतिपादित करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? भौतिक राशि बोला जाता है। ठीक है। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा राशि में, क्वांटिटी में, जिन्हें माप सकते हैं, जिन्हें माप सकते हैं या संख्या के रूप में, या संख्या के रूप में, नंबर्स के फॉर्म में, संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जिन्हें माप सकते हैं या संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, राशि कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, तो इनको हम माप सकते हैं, इनको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद में लिखिए भौतिक राशियां। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। उसमें लिखिए भौतिक राशि में भौतिकी के नियमों, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों द्वारा, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों द्वारा व्यक्त करते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है। तो वस्तु के द्रव्यमान को, बल है, दूरी है, लंबाई है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी भौतिक राशियां हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? जिन राशियों द्वारा व्यक्त करेंगे, द्रव्यमान को जिस राशि द्वारा व्यक्त करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। जैसे द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? यहाँ पे किलोग्राम में। ठीक है। बल है, बल को हम किस में मापेंगे? न्यूटन में, या किलोग्राम में, या न्यूटन में। दूरी को किस में नापते हो आप? यहाँ पे मीटर में। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दूरी है, लंबाई है, बल है, द्रव्यमान है, ठीक है, तो ये सब क्या है? यहाँ पे राशियां हैं। ये सब क्या है? यहाँ पे राशियां हैं। और ये इनके क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। ठीक है। तो भौतिक राशि हो गई। अब मापन के जो मात्रक होते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन के मात्रक किसको बोलते हैं? ये बेसिक है एकदम ना, सिर्फ सिंपल आपके नॉलेज के लिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो हर एक राशि को मापने के लिए क्या होता है? एक निर्देश। हर एक राशि को मापने के लिए एक निर्देश मानक होता है। ठीक है। यानी कि एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है।
और उस निर्देश मानक को ही क्या बोलते हैं, उसका मात्रक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लंबाई को मापने के लिए एक निर्देश मानक है मीटर। ठीक, जैसे कि द्रव्यमान को मापने के लिए एक निर्देश मात्रक है किलोग्राम। ठीक है, तो निर्देश मानक यानी क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड। मानक को क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड होता है। निर्देश का मतलब क्या हो गया आपका, जो आपको वहां पे दिया गया उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेफरेंस। ठीक है, तो निर्देश को क्या बोल सकते हो, रेफरेंस। स्टैंडर्ड जो होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसका मात्रक बोला जाता है। ठीक है, तो हर एक राशि का अपना क्या होगा, मात्रक होगा, यानी कि उसका एक रेफरेंस स्टैंडर्ड वहां पे होगा। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्देश मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। उस भौतिक राशि का मात्रक यानी उसकी यूनिट कहते हैं। अब इसके बाद में इसको आपको सबको ये याद रखना है, यहाँ पे जो यहाँ पे राशियां होती हैं, मूल राशि होती हैं और व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, मूल राशियां और अभी जो तीनों पॉइंट लिखे वो सिर्फ नॉलेज के लिए हैं, इनको याद रखना रहता है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड व्युत्पन्न का मतलब होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो मूल राशियां मतलब क्या होता है, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी अन्य दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, मूल राशियां उनको बोलते हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जो मूल राशियों के पद में लिखी जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न राशियां उनको बोला जाता है। तो जैसे कि मूल राशि हम यहाँ पे देखेंगे कि मूल राशि यहाँ पे क्या होती है, तो जैसे कि लंबाई है, लंबाई क्या है, ये मूल राशि है। ठीक है, अब लंबाई को किसी दूसरे राशि के द्वारा आप व्यक्त कर सकते हो क्या, तो लंबाई को किसी दूसरी राशि के द्वारा आप व्यक्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो समय है, ठीक है, ये कैसी राशि है, यहाँ पे मूल राशि है। तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कैसी राशि है, यहाँ पे मूल राशि है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे होती हैं मूल राशियां। व्युत्पन्न राशि का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मूल राशियां किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं ये किस पे निर्भर करती हैं, मूल राशि पे निर्भर करती हैं। जैसे कि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को हम किस में मापते हैं, लंबाई में ही लिखेंगे, और चौड़ाई को भी क्या बोलते हो, लंबाई ही बोलते हो। तो इसको क्या लिखोगे, लंबाई का वर्ग। ठीक है, चौड़ाई को भी क्या बोलोगे, लंबाई ही बोलोगे। ठीक है, लंबाई को भी लंबाई ही बोलोगे। जैसे कि आयतन होता है, आयतन, तो आयतन को क्या लिखोगे, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई लिखते हो ना। ठीक है, तो लंबाई को भी लंबाई में मापोगे, चौड़ाई को भी लंबाई में मापोगे, ऊंचाई को भी लंबाई में व्यक्त करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो राशियां हैं ये किस पे निर्भर कर रही हैं, मूल राशियों पे निर्भर कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि चाल है, चाल यानी क्या होता है, स्पीड, तो क्या होता है, दूरी बटा समय। तो जो दूरी है किस में मापोगे, लंबाई में, और समय को किस में मापोगे, समय में या सेकंड में मापोगे, है ना। तो यहाँ पे जो है लंबाई बटा क्या हो जाएगा, ये समय हो जाएगा। तो लंबाई और समय, समय कैसी राशि है, यहाँ पे मूल राशि है, तो उसके पद में इसको यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड
है ना, क्वांटिटी होती हैं। तो उसमें नोट करिएगा, वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। उन्हें मूल राशियां कहते हैं। उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी होती हैं? ये 7 होती हैं। तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट के व्युत्पन्न राशि के बारे में। उसमें लिखिए, वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ये लिखिए, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, इन सभी में क्या सम्मिलित है? यहाँ पे ये मूल राशियां सम्मिलित होती हैं। इनमें ये मूल राशियां सम्मिलित होती हैं। ये ज्योति तीव्रता, उसको बोलते हैं यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लेंथ, मास, तो लिख दो यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये तो पता ही है। इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक हो गया, तो इसको लिख लिए, क्षेत्रफल, आयतन, चाल। इसके बाद में यहां पे देखेंगे कि जो अभी हमने देखा, ये क्या है? राशियां हैं, और इनके क्या होते हैं? मात्रक, और उनको क्या बोला जाता है? मूल मात्रक बोला जाता है। तो मूल राशियों को जिन मात्रक में व्यक्त करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? मूल मात्रक बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। हेडिंग डाल लो उसमें, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ये राशियां हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मैंने बताया कि राशि किसको बोलते हैं? तो राशि का मतलब होता है जिसको हम माप सकते हैं, जिसको संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, उसको राशि बोलते हैं। और जो राशि भौतिक के नियमों को, ठीक है, के लिए यूज की जा रही हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? भौतिक राशि बोलते हैं। तो भौतिक राशियां जो थी, हमने देखा 7 भौतिक राशियां हैं, मूल राशियां, और उनसे ही हम अन्य राशि उत्पन्न करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि।
अब ये जो राशियां होती हैं, इन राशियों को मापने के लिए जो मात्रक यूज करेंगे वो क्या होंगे, मूल मात्रक। तो जैसे मूल राशियां क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। तो ठीक उसी तरह से मूल मात्रक भी क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, किसी दूसरे मात्रक पर ये निर्भर नहीं करेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक जो होंगे ये किस पर निर्भर करेंगे, मूल मात्रकों पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो राशि में और मात्रक में अंतर समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए शुरू में आपको ये बताया गया कि राशि किसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिएगा मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक का उपयोग करते हैं, मूल मात्रक का उपयोग करते हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जो मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, जो मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जो मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक, अब इसके बाद में देखेंगे मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहां पे देखेंगे कि मात्रकों की 4 पद्धतियां होती हैं। तो मात्रकों की कितनी पद्धतियां होती हैं, यहाँ पे ये 4 पद्धतियां इनकी होती हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे इसको। एक होती है CGS पद्धति। तो जो CGS पद्धति होती है, इस CGS पद्धति को क्या बोलते हो, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो यहां पे जो लंबाई होती है, उस लंबाई को किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में। जो द्रव्यमान यानी मास होता है, उस द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, ग्राम में। और जो समय होता है उसको किस में मापा जाता है, सेकंड में। ठीक है, तो ये जो है मूल राशियां हैं, है ना, ये सब क्या है यहाँ पे, मूल राशियां हैं। और ये मूल राशियों को मापने के क्या थे यहाँ पे, ये मात्रक थे, ये द्रव्यमान। ठीक, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, यानी CGS पद्धति। तो ये मापन की सबसे छोटी पद्धति है। ठीक है, ये मापन की कैसी पद्धति है, सबसे छोटी पद्धति है। और इसी पद्धति को क्या बोला जाता है, ठीक है, तो इसी पद्धति को बोला जाता है फ्रांसीसी। तो इसी पद्धति को क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति। तो फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं, याद रखिएगा, ऐसे पूछेगा कि मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं या फ्रांसीसी पद्धति किसे कहते हैं, तो कौन सी होती है, वो CGS होती है। ठीक है, दूसरी होती है FPS पद्धति। तो FPS पद्धति यानी FPS जो सिस्टम होता है मेजरमेंट का, मापन का, ठीक है, तो इसमें यहां पे देखते हैं एक होता है फुट, एक होता है पाउंड, और होता है सेकंड। तो यहां पे जो लंबाई होती है उसको फुट में मापा जाता है, जो पाउंड होता है यानी जो द्रव्यमान होता है उसको पाउंड में मापा जाता है, और जो समय होता है उसको यहाँ पे सेकंड में मापा जाता है।
अपने यहाँ पे किसने शासन किया था 200 साल तक? ब्रिटिश ने। तो उन्हीं की पद्धति होती है ये, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। ठीक है। तो ब्रिटेन में लंबाई को फुट में मापा जाता है। ठीक है। द्रव्यमान को पाउंड है, औंस है, उसमें मापा जाता है। तो इसमें एफपीएस में पाउंड लिया गया है। और समय को किसमें मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। उसके बाद में होती है एक एमकेएस। ठीक है। ये मापन की बड़ी पद्धति है। याद रखिए, छोटी पद्धति, बड़ी पद्धति। मापन की ये क्या है? बड़ी पद्धति है। इसमें जो लंबाई होती है उसको मीटर में मापते हैं, और जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है। तो ये आपकी लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक। अब ये जो पद्धति होती है, ये पद्धति कैसी होती है? तो हम बोलते हैं कि सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है ये। तो सीजीएस पद्धति का क्या है? ये बड़ा रूप होती है। ठीक है। तो सीजीएस पद्धति का क्या होती है? ये बड़ा रूप होती है। ठीक। इसके बाद में एक पद्धति बनाई गई, और उस पद्धति को क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति। चौथी पद्धति होती है एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति क्यों बनाई गई? तो एसआई पद्धति इसलिए बनाई गई क्योंकि हर एक देश, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, और अपनी अपनी पद्धति का यूज कर रहे हैं। तो जब हम एक जगह से किसी सामान को दूसरी जगह लेके जाएंगे, तो वो तो किसमें? पाउंड में मेजर करेगा। यहाँ पे आएगा तो हम उसको ग्राम, किलोग्राम में। फ्रांस में जाएगा तो ग्राम में मेजर करेगा। तो वहां पे क्या होगा? डिफिकल्टी होगी। या एक जगह का कोई लिटरेचर है, उसको दूसरी जगह में लिटरेचर को पेश किया जाएगा। ये किसने कैलकुलेशन किया है? पाउंड में। उसने किया है ग्राम में। तो कैलकुलेशन को मैच करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने मीटिंग की, और मीटिंग करके पूरे विश्व के जो साइंटिस्ट थे जेनेवा में इकट्ठा होते हैं सब, और इकट्ठा होकर इन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग करके एक पद्धति को पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाएगा, ऐसा करके उन्होंने डिसाइड किया। और उस सिस्टम को क्या बोला गया? एसआई सिस्टम। ठीक है। तो उस एसआई सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है, ये अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है। तो ये मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। ठीक है। तो एसआई पद्धति जो है पूरे विश्व में यूज की जाती है आज के डेट में। तो जो आप बुक में पढ़ते हो, उस बुक में जो भी आप पढ़ रहे हो, उसकी जो भी इकाई दी जा रही है, वो किसमें दी जा रही है? एसआई पद्धति में दी जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एसआई पद्धति होती है, इसको क्या बोलेंगे? कि यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम होता है मापन का। अब यहां पे जो ये इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कहां से लिया गया? फ्रांस से। तो फ्रांस से इसका नाम लिया गया। तो इसका जो फ्रांसीसी नाम होता है, इसको बोलते हैं ली सिस्टम डी इंटरनेशनल। ठीक है। ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। तो यहां से इसका नाम लिया गया फ्रांस से, कि इसको बोला गया ली सिस्टम। सिस्टम की ऐसी स्पेलिंग फ्रेंच में है, सिस्टम इंटरनेशनल, डी को डी और इसको बोलते हैं यूनिट। तो इसको बोला गया एस और इसको बोला गया आई। तो इसको क्या लिखा गया? फिर एसआई पद्धति लिखा गया। ठीक है। तो एसआई पद्धति जो होती है, इसमें क्या होती है? 7 मूल राशियां होती हैं, 7 इसमें मूल मात्रक होते हैं, और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रक का मतलब है, पहली बार जब मीटिंग हुई तो जो मूल राशियां पहली बार में उन्होंने प्राप्त की, सभी वैज्ञानिक ने, वो कितनी मूल राशियां प्राप्त की गई? 7।
और उनके उन्होंने मात्रक निर्धारित कर लिए, लेकिन बाद में पाया कि 2 अन्य राशियां और भी हैं। तो जब अगली मीटिंग कुछ सालों के बाद हुई तो 2 राशियों को और सम्मिलित किया गया, तो उनको क्या नाम दिया गया? पूरक राशि नाम दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां होती हैं। तो उसको नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। ठीक है, तो अब यहां से आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो ये चालू होता है फिजिक्स, है ना। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो आपके